हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम आ गए हैं अपने मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल में अपने फिजिक्स के सिलेबस का ओवरव्यू करने। और किस एग्जाम के लिए? नीट के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो हम ये जानेंगे आज के इस लेक्चर में, या मैं बोलूं आज के इस वीडियो में, कि हमारा सिलेबस क्या है हमारे नीट के एग्जाम के लिए, स्पेशली फिजिक्स का। अच्छा, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि जितने भी बच्चे यहां पर आए हैं वो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होंगे नीट एग्जाम के लिए, तो उन्हें अपना सिलेबस तो पता होगा। यार, अगर आपको किसी भी कहानी का हीरो बनना है तो आपको पता होनी चाहिए कि वो कहानी क्या है। किसी पिक्चर का अगर हीरो बनोगे तो पिक्चर पता होनी चाहिए ना क्या है भाई। अगर कोई हीरो मूवी साइन करता है तो पहले स्क्रिप्ट पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? तो वो जो स्क्रिप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही आपका एग्जाम है। एग्जाम क्या है भाई? एक पिक्चर है और आपको उस पिक्चर का क्या बनना है? हीरो बनना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो एग्जाम है उसका लेखा जोखा क्या है, यानी कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। अगर आपको अपना सिलेबस पता है, जहां भी आप पढ़ने बैठते हो वहां आप अपने सिलेबस की एक फोटोकॉपी चिपका कर रखो। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आपको अपना सिलेबस पता है तो आधी जंग आपने वैसे ही जीत ली। और दूसरी बात होती है, अगर आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आने वाले जितने भी क्या होते हैं फॉर्मूले होते हैं वो पता है, तो आप और ज्यादा जंग अच्छे से जीत सकते हो। ये बात कंफर्म हो जाती है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिलेबस हम समझेंगे। आज के लेक्चर में हम सिलेबस देखेंगे क्या है। ज्यादा डिटेल में बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हम ऑब्वियस ही बात है, जब लेक्चर को स्टार्ट करेंगे अपने, तब हम उस पर्टिकुलर चैप्टर के सिलेबस को वहां पर डिस्कस कर लेंगे। हाँ, अभी अगर मैं सिलेबस डिस्कस करने लग जाऊंगा तो हमारा लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि हमारा लेक्चर आपके सामने कैसे आने वाला है। मैं बताऊंगा कि डीपीपी के बारे में क्या होने वाला है और डीपीपी के सॉल्यूशन के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को मैंने एलओडीज में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3। यानी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 जो है वो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स होंगे। एलओडी 2 यानी कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 है वो मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स होंगे मेरे हिसाब से, या मैं बोलूं बहुत सारे लोगों के हिसाब से। हो सकता है कि आपको जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा हो आपके लिए हो सकता है आपको बहुत ईजी लगे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये क्या है? जनरलाइज्ड ओपिनियन है। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 यानी कि मैं बोलूंगा सबसे इजी चैप्टर्स जो होंगे वो आपके सामने मैं रखूंगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि 2016 से लेके अभी तक किस किस चैप्टर का कितना वेटेज रहा है, और ये भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आए हैं, है ना। कितने क्वेश्चंस आए हैं, आ सकते हैं, आएंगे नहीं, आएंगे भी नहीं, आएंगे हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है कि नहीं भी आए, हो सकता है उसके आसपास रहे, है ना। तो मैं आपको एक अजम्पशन बताऊंगा कि चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, पक्का 100%। हाँ, और लास्ट में मैं आपको एक रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 11-12 को कैसे साथ में मैनेज कर सकते हो, कैसे आप 12 के साथ 11 को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप चैप्टर एक पढ़ते हुए दूसरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, आज के वीडियो को। और सबसे पहले देखेंगे कि हमारे एग्जाम में वेटेज क्या है हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट का। देखो, अगर हम बात करें 2016 से, तो मैं आपके सामने साफ साफ बता रहा हूं, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे अगर आप सामने देखोगे फंडामेंटल मैथमेटिक्स एंड वेक्टर, अब आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स तो आता ही नहीं है नीट में। बाबा, अप्लाइड आता है ना। मैथमेटिक्स का टूल यूज करके आपको बाकी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती है। तो यहां पर इसलिए बोला गया है कि देखिए 2016 में फेज 1 में 2 नंबर का क्वेश्चन था और 1 नंबर का क्वेश्चन था। हो सकता है वो वेक्टर का क्वेश्चन हो सकता है वो वेक्टर का क्वेश्चन हो, बिल्कुल हो सकता है। वेक्टर देखिए हर जगह लगेगा, रोटेशनल में भी लग जाएगा आपका वेक्टर, आपको काइनेमेटिक्स में भी लगता हुआ दिखाई देगा, आपको ग्रेविटेशन में भी लगता हुआ दिखाई देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी लगता हुआ दिखाई देगा। तो वेक्टर तो भाई आप मान लो कि सबसे ज्यादा मस्ट है पढ़ना, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट्स डायमेंशन की आप बात करोगे तो उसके सामने आप देख सकते हो कि हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल। और अगर आप मोशन इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन की बात करो तो 2 डायमेंशन क्वेश्चन काफी भर भर के आते हैं, काफी भर भर के आते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो कंपैरेटिवली हमने इसके कम क्वेश्चन देखे, कंपैरेटिवली, ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है। फिर भी फ्रिक्शन लोगों को बड़ा टफ लगता है भाई, फ्रिक्शन लोगों को बड़ा टफ लगता है। और मैं ये बोलूं कि फ्रिक्शन जब तक अच्छा, मैं ये बात आपको बता दूं कि फ्रिक्शन में हर बच्चा फ्रिक्शन का क्वेश्चन अपने दिमाग से समझता है, अपने विवेक से समझता है। वो अपनी ट्रिक खुद बनाता है कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इस तरीके से ही सॉल्व करूंगा। एक फैकल्टी सिर्फ उसको एक रास्ता दिखा सकता है कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आप अपने आप को खुद समझाते हो।
और उसके क्वेश्चंस आप खुद अपने आप को समझा कर बताते हो कि भाई देख ये क्वेश्चन तेरे समझ से ही सॉल्व होगा। सामने की समझ वाले से, या मैं बोलूं सामने वाला जो इंसान है उसकी समझ से आप कभी भी फ्रिक्शन सॉल्व नहीं कर सकते, फ्रिक्शन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको खुद अपनी एक समझ डेवलप करनी पड़ेगी फ्रिक्शन के लिए। नेक्स्ट, वर्क एनर्जी पावर, बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर, आप उसका देख सकते हैं। 16 में 1 क्वेश्चन, फिर फेज 2 में 3 क्वेश्चन, फिर 1 2 2, देख सकते हैं क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर। मैं आपको इसको LOD, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 में रखूंगा इसको, इस चैप्टर को, रोटेशनल मैकेनिक्स को, रोटेशनल मोशन को। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर सब लग जाता है। वर्क एनर्जी पावर भी लग जाएगा, फ्रिक्शन भी लग जाएगा, आपको ये भी आना चाहिए, वेक्टर भी आना चाहिए, है ना। आपको क्या बोलते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन, हमको जो भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम चीज़ें पढ़ेंगे वो सब की सब क्या होगी यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी है भाई, अच्छे से पढ़नी है। अगर हम बात करें, ग्रेविटेशन भी बहुत क्यूट सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ लिया प्यारे तरीके से, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एकदम मक्खन की तरह जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन प्यार से पढ़ना है, क्योंकि इसका यूज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आएगा। आप देख सकते हैं कि उसका वेटेज कितना है, अच्छा वेटेज, कंसिस्टेंट वेटेज है, पढ़ना पड़ेगा, अच्छा चैप्टर है। चलिए, इलास्टिसिटी बहुत 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 बेसिक सी चीज़ है, इजी है, ये सब इजी है। सरफेस टेंशन इजी है, फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा है, फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा है, लेकिन बट वो भी इजी है, वो भी इजी है ना। ओके, थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनामिक्स, इसको हम थर्मल फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? थर्मल फिजिक्स बोलते हैं, थर्मल फिजिक्स बोलते हैं। तो थर्मल फिजिक्स के आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, है ना। ऑन एन एवरेज आपको 5 से 8 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और ये बहुत इजी टू गेन है, ये जो मार्क्स है बहुत इजी टू गेन है। आराम से आप ये मार्क्स क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझसे पढ़ना, एक बार आप थर्मल पढ़ोगे आपको मजा आ जाएगा, मक्खन की तरह याद हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, आपको अगर मैं सपने में भी पूछूंगा ना आके कि भैया थर्मल का ये क्वेश्चन है, आप बना दोगे, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया आएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। थोड़ी सी चीजें पेचीदा हो सकती हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बट उसे भी हम उड़ा ले जाएंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये सब कुछ थर्मल फिजिक्स के अंदर आएगा। ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो होगा थर्मल फिजिक्स के अंदर आएगा। उसके बाद जिसका बहुत हुआ है भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स एंड साउंड। इसके जो क्वेश्चन होते हैं ये एक सेट पैटर्न पर आते हैं, है ना। एक सेट पैटर्न है कि भाई अगर आप समझ गए कि इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आना है, तो आप उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा घबराओगे नहीं। तभी मैं बोल रहा हूं कि क्या पढ़ना है ये सबको पता है, बट क्या पढ़ना है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजाइज करेंगे अपनी प्रिपरेशन को और देखेंगे भाई कि जो चैप्टर सबको टफ लग रहे हैं उसके क्वेश्चन देखो तो आ कैसे रहे हैं। अगर उसका एक सेट पैटर्न है तो हम उसी एक सेट पैटर्न को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन हमसे बनेगा, कोई लोड नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव एंड साउंड का हवा बहुत है, हम इसको बिल्कुल भी उस तरीके से डील नहीं करेंगे जैसे बाकी लोग नॉर्मल लोग करते हैं, है ना। मेंटोस मेथड होता है, क्या होता है, मेंटोस जिंदगी होता है ना, वैसे ही कुछ मेंटोस करके हम इसको अपना दिमाग लगाकर, एक वो स्प्राइट का ऐड था ना, क्या ऐड था स्प्राइट का, कि दिखावे पर मत जाओ अपनी अकल लगाओ, दिखावे पर मत जाओ अपनी अकल लगाओ। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट और थर्मल फिजिक्स, सिंपल हमारे हार्मोनिक मोशन, वेव्स एंड साउंड में हम क्या करेंगे, दिखावे पर नहीं जाएंगे, अपनी अकल लगाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत प्यारा सा चैप्टर, क्यूट सा चैप्टर, बोलूंगा ग्रेविटेशन जैसा चैप्टर ही है। और देखिए मार्क्स कितने देकर जाएगा आपको, देखिए मार्क्स कितने देकर जाएगा आपको। अच्छा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है भाई, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अच्छा चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप देखो क्लास 12 जैसे ही आप जाते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और आपकी मॉडर्न फिजिक्स के साथ आपका पूरा क्लास 12 डील आपको करना होता है। लोगों को बहुत टफ लगती है चीजें, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैकेनिक्स से ईजी है। मैकेनिक्स से क्लास, अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो मैकेनिक्स के कंपैरिजन में क्लास 12 की जो फिजिक्स है वो इजी है। थोड़ा सा आपको घबराहट हो सकती है मॉडर्न फिजिक्स में आके, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि जब जब दिल घबराने लगे तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब जब दिल घबराए और लगे कि भैया टफ क्वेश्चन आते हैं, तो हम पैटर्न खोजेंगे कि किस पैटर्न के क्वेश्चन लगातार टफ बन रहे हैं, हम उस पैटर्न को अच्छे से क्रैक कर लेंगे। चक्रव्यूह हम क्या कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कब आप आए हैं, किस किस ईयर में आए हैं। अच्छा, हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट उसी के अंदर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये सब भी हम अच्छे से डील करेंगे, देखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, है ना। छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। क्या लगा था नहीं लौटेंगे, गलत, ले फिर आ गए, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी एक पेचीदा टॉपिक है, इसको भी मैं रखता हूँ मॉडरेट लेवल पर, क्योंकि इसमें कुछ डायरेक्शन की प्रॉब्लम बच्चों को आ जाती है, वो समझ में नहीं आता उनको।
है ना, मैं आपको अपने रूल्स बताऊंगा, अपने इस हैंड के रूल, उस हैंड के रूल। हो सकता है कि यहाँ से मैं आपको राइट हैंड से कुछ बता रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठ के अपना लेफ्ट हैंड से सब समझ रहे हो, ऐसा मत करना, है ना। जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ राइट हैंड लेकर, तो आप अपने घर पर भी क्या करोगे, उल्टा मुंह करके अपने राइट हैंड को मेरे राइट हैंड से मिलाओगे और फिर रूल समझोगे। लेकिन सर हम देखेंगे कैसे फिर? अरे भाई खड़े हो जाना और ऐसे करके देखते रहना अपने फ़ोन में कि सर का राइट हैंड और मेरा राइट हैंड सेम है। पता चला मैं राइट हैंड से आपको रूल समझा रहा हूँ, आप लेफ्ट हैंड से समझ रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको भी पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्स रेज डील करेंगे। देखो 2 2 2 2 कंसिस्टेंट है, पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी। छोटा चैप्टर, एटम्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, बहुत छोटा सा चैप्टर है ना, लेकिन मार्क्स देकर जा रहा है, पढ़ेंगे। अरे भाई अगर छोटा चैप्टर और मार्क्स देकर जा रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है ना, पढ़ना ही चाहिए फिर तो, ठीक है सर। और यहाँ से चालू हो जाता है आपका थोड़ा सा आपको परेशान करने वाली चीज़ ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अच्छा देखिए, आप जैसे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन, आप इसे देख रहे हो कि क्वेश्चन थोड़े लगातार कम पूछे जा रहे हैं, तो हम इसको उस तरीके से डील करेंगे कि हमको ये परेशान भी ना करे और मार्क्स भी देकर जाए, ठीक है ना। यहाँ पर हम हार्ड वर्क कम करेंगे, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करेंगे। हार्ड वर्क कम करेंगे, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करेंगे। और भैया अब इन 2 चैप्टर के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, इन 2 चैप्टर के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, ये लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं आपसे पढ़ाई, क्योंकि भाई आपको इसमें जितने भी रूल्स हैं वो सारे पता होना चाहिए भाई। इमेज फॉर्मेशन के पता चला, पूरा 9-10 में जो आपने पढ़ा था वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए, वो सब कुछ डिमांड करेंगे ये 2 चैप्टर आपसे। तो यही बोल रहा हूँ कि ये आपके क्लास 12 का काफ़ी बड़ा सिलेबस भी कवर करते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इसे भी डील करेंगे, ठीक है ना, पक्का। तो ये था आपका क्या, वेटेज। चैप्टर के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि वेटेज क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेक्चर प्लान की। लेक्चर प्लान हमारा इस तरीके से है कि जैसे ही हम आपके सामने लेक्चर प्रोड्यूस करने लगेंगे, लेक्चर पुश करने लगेंगे, रिलीज करने लगेंगे, उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर जाकर देखना है। देखो जब आपके सामने लेक्चर आता है ना, तो लेक्चर के नीचे नीचे कुछ कुछ लिखा रहता है, चैनल का नाम लिखा रहता है, सब्सक्राइब लिखा रहता है, सब्सक्राइब कर देना फट से, और लेक्चर को लाइक कर देना फट से। कमेंट का तो इंतजार आपके रहता ही रहता है, लेकिन उसके साथ ही साथ चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा, एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और वो पीडीएफ जो होगा वो एक्चुअल में आपकी डीपीपी होगी। और वो डीपीपी किससे एसोसिएटेड होगी, जो भी आपको लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, हर वो चीज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कोशिश करेंगे हम डीपीपी में उस क्वेश्चन को डालें, और वो क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में, डीपीपी के फॉर्म में उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक की तरह मिल जाएगा। आपको उस लिंक को खोलना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, और भाई मक्कारी नहीं करनी, अपने साथ गलत नहीं करना है, खुद को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है, सॉल्व करवाना है खुद से क्वेश्चन को। नहीं समझ में आया, फिर से लेक्चर को देखो लेक्चर में उस कंसेप्ट के बारे में मैंने कहा आपसे बात की है, और फिर से आओ वापस डीपीपी में और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं बन रहा है, दोस्त से पूछो, व्हाट्सएप में शेयर करो अपने दोस्तों से। और फिर भी अगर आपको नहीं बनता है वो क्वेश्चन, तो हम आपके लिए लेकर आएंगे सोल्यूशन वीडियो ऑफ द डीपीपी विल बी प्रोवाइडेड नेक्स्ट डे ऑफ द लेक्चर। लेक्चर के अगले दिन, एक दिन का टाइम आपके पास रहेगा कि आप उसे प्रैक्टिस कर लो, आप बिल्कुल भी बैकलॉग क्रिएट नहीं करोगे। देखो सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपका बैकलॉग क्रिएट, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो भी जाता है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यही सबसे अच्छी बात है कि आप वीडियो अगले दिन देख सकते हो, पिछला वीडियो आप अगले दिन देख सकते हो, डीपीपी का सोल्यूशन आप पिछला सोल्यूशन अगले दिन देख सकते हो। ऐसा नहीं कि भैया ऑफलाइन में अगर मिस हो गया लेक्चर तो मिस ही हो गया, आप देख ही नहीं सकते, डीपीपी का सोल्यूशन मिस हो गया तो मिस ही हो गया, आप देख ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है ना। तो आपके पास ये बिल्कुल छूट है, बट आप इसका क्या बोलते हैं, इसको एक्सप्लॉइट मत करिएगा इस छूट को कि अरे भाई मैं तो देख लूंगा आराम से, पता चला एक बैकलॉग चला गया, 2 लेक्चर बैकलॉग पे चले गए, 10 लेक्चर बैकलॉग पे चले गए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर प्लान आपके सामने रहेगा। प्लीज इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि लेक्चर के अगले दिन यानी कि एक दिन के बाद, एक दिन का टाइम आपके पास रहेगा अपनी डीपीपी को सॉल्व करने के लिए। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। लगातार कमेंट में आपका इंटरेक्शन हमें दिखता रहना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, आपसे डीपीपी के क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं। अगर मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए तो 10 में से 8 बन गए सर, 7 बन गए सर, 10 के 10 बन गए सर, मुझे प्लीज़ बताइए। इसी से बहुत इंटरैक्टिव बनी रहेगी चीज़ें आपके और मेरे बीच में, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं देखो सिलेबस की। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम जब लेक्चर में जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहीं पर सब डिस्कस करने लग गया तो फिर लेक्चर में क्या बात करूंगा, ठीक है ना। तो ये है आपका फिजिकल वर्ल्ड पहला चैप्टर। वैसे तो मैं आपको बोलूंगा ये आपका यूनिट 2 है, यूनिट 1 होनी चाहिए आपकी फंडामेंटल मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स एंड वेक्टर अलजेब्रा।
ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, फिजिकल वर्ल्ड को हम पहला चैप्टर मानते हैं, इजी चैप्टर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी मैंने इसी में बता दिया आपको कि आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन जो आप पढ़ते हो अलग से चैप्टर, वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ ही उसका सिलेबस यहाँ पर मैंने दे दिया है ना। पूरी एरर वेरर सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ लोगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, सब कुछ आप यहाँ पर डील कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में भाई बहुत सारी चीज़ें। काइनेमेटिक्स में आपको काइनेमेटिक्स इन 1D भी पढ़ना है, काइनेमेटिक्स इन 2D भी पढ़ना है, पैराबोलिक मोशन भी इसमें आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक बोल रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसी में आ जाएगा। सब कुछ आपको बेसिक से सिखाया जाएगा, टेंशन मत लो। ये तो आप जानते हो ना, आपका भरोसा मैग्नेट ब्रेन्स पर तो होगा ही, थोड़ा सा मुझ पर भी होगा ही कि हम जो भी चीज़ डील करते हैं वो बहुत बेसिक से करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत एक लेवल बढ़ाते हैं, फिर एक लेवल बढ़ाते हैं, फिर एक लेवल बढ़ाते हैं, और फिर अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर हम पाते हैं प्रैक्टिस करते करते। हाँ, एक बार एक चीज़ याद रखिएगा, अब हमारा मोटो क्या है। जब हम आपको मैग्नेट ब्रेन्स के दूसरे चैनल पर पढ़ा रहे थे तब हमारा मोटो था आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना, अभी भी वही मोटो है, बट विद अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स। हम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पर ध्यान देंगे अपनी चीज़ों का। मतलब अगर मैंने आपको कोई कंसेप्ट सिखाया है तो उस कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे किया जाए, अब हमको इस पर मेहनत करनी है। पहले हमको मेहनत करनी थी कि कंसेप्ट सीखा कैसे जाए, कंसेप्ट समझा कैसे जाए। अब हमारी मेहनत रहेगी कि कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन अब उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, एप्लीकेशन कैसे होगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं भैया, डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली तुमने, है ना, मैंने तुमको डॉक्टर बना दिया, मैंने ही मतलब डॉक्टर तुम बन गए बुक से पढ़ के, लेकिन उसका प्रैक्टिकल भी तो आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन भी तो आना चाहिए, है ना। वो देखिए मुन्ना भाई MBBS, पता चला कि जब चले गए अपने ऑपरेशन थिएटर में तो हाथ काँप रहे हैं, हाथ तो काँपते हैं वैसे, मुझे नहीं पता इतना, तो मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन हाँ पता चला कि भाई चले गए, थ्योरी नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, एप्लीकेशन अच्छा ही नहीं है। तो नहीं भाई, आपका बेस स्ट्रॉन्ग कराया है मैग्नेट ब्रेन्स ने, अब आपको आपका एप्लीकेशन भी बहुत तोड़ू कराएगा, बहुत तोड़ू कराएगा। कौन? मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये आपका है यूनिट 2, इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉज ऑफ मोशन पर आ गए। लॉज ऑफ मोशन पर आप आ गए तो फोर्स, इनर्शिया, बहुत अच्छा चैप्टर रहेगा। यहाँ पर आप फ्रिक्शन विक्शन सब डिस्कस करोगे, इक्विलिब्रियम डिस्कस करोगे, टेंशन के बारे में पढ़ोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखोगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। और फिर डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग ऑफ रोड वोड सब पढ़ोगे आप, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ोगे, मजा आ जाएगा, मजा आएगा। मतलब मैं तो बोलूँगा पर्सनली मुझे लॉज ऑफ मोशन बड़ा पसंद है, क्योंकि एप्पल याद रहता है ना, है न्यूटन भाई साहब ने जो एप्पल गिरा के सारी चीज़ें कर ली, तो हमको लगता है कि भैया अभी आई गई है जीवन में ये चीज़ें, तो उसको अच्छे से ही पढ़ लो, है ना। तो ये जो चैप्टर है मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि ये पिंकी को भी बहुत पसंद था, ये चैप्टर पिंकी को भी बहुत पसंद था। हाँ सर समझ रहे हैं हम। चलिए, वर्क एनर्जी पावर, मैं बोलूँगा कंसेप्शनली बहुत 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 बढ़िया चैप्टर है। कंसेप्ट इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग करता है। देखो अभी तक आप फोर्स से डील करते रहते हो हर चैप्टर में कि नेट फोर्स निकालो, अनबैलेंस फोर्स निकालो, मास इनटू एक्सेलरेशन करके एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी का चेंज फाइंड आउट करो, मोमेंटम का चेंज फाइंड आउट करो। लेकिन जैसे ही आप वर्क एनर्जी पावर में आओगे ना, आपको वर्क एनर्जी पावर एक छूट देगा कि भाई अगर तुमने मुझसे मेरे कंसेप्ट को समझ लिया तो फोर्स से डील करना तुम बंद कर दोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, और जो भी तुम्हारी अननोन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, जो भी तुमको पता करना है वो आराम से तुम पता कर लोगे। बहुत बढ़िया चीज़ है। इसलिए वर्क एनर्जी पावर क्या करती है, आपका अगर आपका न्यूमेरिकल इतना बड़ा है, आप उसे सॉल्व करके न्यूमेरिकल को इतने पेज में सॉल्व कर रहे हो, और अगर आपको वर्क एनर्जी पावर आ रहा है तो वही क्वेश्चन आपका 4 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास आपको पढ़ना पड़ेगा, कोलिजन आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपके सामने क्या आ जाएगा, रिजिड बॉडीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर रोटेशनल मैकेनिक्स भी आप इसी में पढ़ लोगे। चलो फिर ग्रेविटेशन आ जाएगा, क्यूट सा सब्जेक्ट है, क्यूट सा टॉपिक है। यही टॉपिक किससे मिलता जुलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ये सारा सिलेबस है जो आपको डील करना है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाकर जाएगा ये चैप्टर। इन चैप्टर में जैसे अगर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करोगे, ये सबका सब ये सबके सब जो चीज़ें है बहुत आसान है। मेरी आंखों में सच्चाई देखो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको खुद मैकेनिक्स से डिफरेंस फील होगा, आपको लगेगा कि अब राहत है, अब राहत है भाई, आराम से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टेंशन आपको है नहीं, ठीक है। टेंशन हमको टेंशन में थी, अब हमको टेंशन नहीं। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ईजी है, ये उसका सिलेबस है। सिलेबस आप देखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं साइड होता चलता हूँ, है ना। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप मुझसे पढ़ लोगे थर्मोडायनेमिक्स तो आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से पढ़ाऊँगा। चलो, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है
मैं जब इंटरव्यूज़ देता था अपनी लाइफ में तो थर्मोडायनेमिक्स मेरा हमेशा एक पसंदीदा सब्जेक्ट रहता था। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप पढ़ोगे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। एक बार पढ़ लिया तो सब कुछ आराम समझ में आता है, दिमाग लगा के अगर पढ़ा तो, याद कर लिया तो दिक्कत हो जाती है, याद किया तो दिक्कत हो जाती है। ओहो हो, हवा वाला चैप्टर, ऑसिलेशन एंड वेव्स, पैटर्न पकड़ेंगे, पैटर्न पकड़ कर चलेंगे, सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। वेव मोशन, पीरियोडिक मोशन, एसएचएम वेव्स, एसएचएम वेव्स, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत बेसिक चैप्टर, ग्रेविटेशन पढ़ लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपसे बन जाएगा, कोई भी टेंशन आपको नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें, गॉस लॉ, फ्लक्स वक्स, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही है। अच्छा, पोटेंशियल आ गया, ये आपका चैप्टर 2 हो जाता है आपकी क्लास 12 की बुक के हिसाब से, लेकिन ठीक है, स्टैटिक्स का ही पार्ट है। पोटेंशियल आप पढ़ोगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ोगे, कंडक्टर पढ़ोगे, उसके बाद कैपेसिटेंस पढ़ोगे, कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ोगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अब आपका क्या हो जाएगा, चार्ज मूव करने लग जाएगा, चार्ज क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, टेंशन होगी लेकिन फिर भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। ये आपका सिलेबस है, इसे हम क्या करेंगे भाई, डील करेंगे। किरचॉफ लॉ आ जाएगा भाई, किरचॉफ भाई साहब आ जाएंगे और बस चिपक जाएंगे जीवन भर के लिए आपके दिमाग में, आपके किरचॉफ भाई साहब, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, हम आ गए हैं किसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट में आ गए। जो भी आपको यहाँ पर दिया है, एम्पियर लॉ वगैरह सब कुछ आपका इस चैप्टर में डील होगा, और रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बोलो ना, अगर मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करने लगूंगा तो सिलेबस बहुत बड़ा है ना। अगर मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करने लगा तो पता चला ऐसा डर बैठा दिल में कि सर जब सिलेबस बताने में ही इतना टाइम लग रहा है तो फिर तो भूल ही जाए कि हमसे लेक्चर कैसे सॉल्व होगा, लेक्चर कैसे देखेंगे हम कैसे लेक्चर में अपना क्या बोलते हैं उसको, संयम बना के बैठेंगे इतनी देर तक। तभी बोल रहा हूँ कि देखो, पढ़ आप सकते हो, सिलेबस आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है, आप ले लीजिए। जब मैं अपना लेक्चर आपको स्टार्ट करवाऊंगा तो मैं आपको सिलेबस वहां पर डिस्कस ऑलरेडी करूंगा, टेंशन नको, टेंशन नको। चलिए भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म बता चुका हूँ, ये सब उसी के अंदर आता है। आगे आपका EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैंने आपको समझाया था, राइट लेफ्ट हैंड जो भी रूल आपको बताऊंगा, गलत उल्टा मत समझ लेना, उल्टे हाथ से मत समझ लेना, पता चला राइट से बता रहा हूँ तो लेफ्ट से समझ लिया, लेफ्ट से बता रहा हूँ तो राइट समझ लिया, ये सब मत करना, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, AC जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अच्छा चैप्टर, इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ठीक। ओफ उफ 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 उफ, इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर, इतना वजनदार चैप्टर, क्या बताऊं मैं आपको, है ना। इसको बहुत ध्यान लगा के पढ़ना, बहुत ध्यान लगा के, पूरी ऑप्टिक्स बहुत बड़ी है भाई, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से पढ़ेंगे ऑप्टिक्स को। ये सारी चीज़ें आपको डील करनी है ऑप्टिक्स में, बहुत बड़ा सिलेबस भाई, मतलब सारी चीज़ें एक तरफ और ऑप्टिक्स आपका एक तरफ, मतलब ऑप्टिक्स के अंदर मैं रे भी बोल रहा हूँ और मैं वेव भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज योर वेव ऑप्टिक्स का सिलेबस। अच्छा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, छोटा है, छोटा है, छोटा है, मतलब अगर आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया तो उसके सामने तो आपको ये छोटा लगना ही लगना है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है ना। डी ब्रॉगली वगैरह जो होगा वो सब यहाँ पर आ जाएगा, उसे हम डील करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर देखेंगे। आ जाओ। एटम्स एंड न्यूक्लियर, अल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, रदरफोर्ड मॉडल, बोस मॉडल पढ़ना है हमको, गामा पार्टिकल, रेडियो एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। कम लेक्चर में हम इसको कोशिश करेंगे निपटा दें, है ना। सब कुछ ऐसा निपटा देगा मतलब ये नहीं कि कुछ समझेंगे नहीं, सब कुछ समझेंगे, हम कोशिश करेंगे, छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म करें इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओफ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मैं आपको इंजीनियरिंग का बताता हूँ। इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो मैं जिन इंजीनियरिंग वालों को जानता हूँ उनको भी ये चीज़ें थोड़ी सी पेचीदा लगती है, क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कभी मिलो होगे ना, अब आप डॉक्टर बनोगे कल तो बनोगे, लेकिन आपके दोस्त इंजीनियर भी तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि इंजीनियर से दोस्ती तोड़ दोगे कि भैया हम तो डॉक्टर हैं, अरे इंजीनियर से बात नहीं करते, ऐसा ना करोगे। तो इंजीनियर्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों से बहुत डील करते हैं, ये उनको ही बहुत पेचीदा लगती है। तो आप तो फिर भी अपने आप को वो मत समझना कि यार आपको नहीं लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आएगा, सबको समझ में आएगा। मैंने आपको बोला ना कि जब भी कोई चीज़ आपको डिफिकल्ट लगे तो पैटर्न पकड़ो, पैटर्न पकड़ो कि यार इसी पैटर्न पर चीज़ें घूम रही है, इसी पैटर्न के आसपास घूम रही है, तो पैटर्न को पकड़ लो, ठीक है ना। तो हम उसी पैटर्न को पकड़ेंगे। ये सारे आपके एनर्जी बैंड, देखो एनर्जी बैंड्स तो वैसे भी क्वालिटेटिव आपको आइडियाज़ चाहिए छोटे छोटे से, बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। कंडक्टर पढ़ा चुका हूँ, कंडक्टर आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर पढ़ोगे। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, आपके डायोड सब आप यहाँ पर पढ़ लोगे, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन का वेटेज जो मैंने आपको बताया था शुरू में,
आप एक बार क्या बोलते हैं उसकी नज़र फेर लीजिए कि जो कंप्लीट मैकेनिक्स है, यानी कि जब आप फिजिकल वर्ल्ड से चालू करते हो और रोटेशनल मैकेनिक्स तक आते हो, आप ग्रेविटेशन तक आते हो, है ना, उसके बाद जो आप एसएचएम पढ़ रहे हो, एसएचएम और वेव्स पढ़ रहे हो, वो सब मिलाकर आपका क्या हो जाता है, 18 से 22 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 18 से 22 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं ऑन एन एवरेज। थर्मल फिजिक्स जो है वो आपको 4 से 6, 5 से 7 ऐसे वेटेज में दिख सकती है थर्मल फिजिक्स से जो क्वेश्चन है। अच्छा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इसके अंदर आएगा, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स सब इसके अंदर है, केटीजीबी इसके अंदर ही है ना। अरे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ये सब चीज़ें क्या है भाई, इन सबको मिलाकर मैं बोल रहा हूँ कि 4 से 6 या 7 नंबर तक, 7 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं ऑन एन एवरेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलो तो 5 से 7। मॉडर्न फिजिक्स जिसके अंदर ये चैप्टर्स आते हैं उन सबको मिला दो तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इन सारे चैप्टर्स को अगर आप देखो तो मैंने क्या किया है, इन सारे चैप्टर्स को इनकी डिफिकल्टीज के हिसाब से बांट दिया है, ठीक है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो देखिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखिएगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मतलब ये इजी है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी का मतलब ये है ये इजी है भाई, इजी पीजी है, ये इजी पीजी, सही, इजी पीजी क्या है, इजी पीजी, ये क्या है, ये इजी है, ये क्या है, ये मीडियम है, या मैं इसको बोलूँ मॉडरेट लेवल है, ये इजी लेवल है, ये मॉडरेट लेवल है, और ये एक डिफ़िकल्ट लेवल है। कैसा लेवल है, डिफ़िकल्ट लेवल है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मॉडर्न फिजिक्स बोले कि यार इजी नहीं है सर, और आप बोलो कि यार वो तो सर मीडियम में आएगा या तो टफ में आएगा, हो सकता है। लेकिन मैं जनरलाइज तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे, जनरलाइज तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना। जैसे कई बच्चे बोलेंगे सर आपने फ्रिक्शन को मीडियम में क्यों रखा है, उसे तो आपको डिफिकल्ट में रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन रहेगा तो वैसे डिफिकल्ट में ही, लेकिन जैसे जैसे आप अपना तरीका डेवलप कर लोगे ना फ्रिक्शन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो फ्रिक्शन आपका डिफिकल्ट से मीडियम में आ जाएगा, और मीडियम से हो सकता है ईजी में भी आ जाए। हो सकता है कुछ बच्चों का पहले से फ्रिक्शन ईजी में रहे, मैं बिल्कुल ऐसा मान सकता हूँ, है ना। लेकिन ये जनरलाइज तरीके से मैंने निकाला है डेटा, मुझे ऐसा लगता है कि 80% बच्चों को ऐसा ही लगता होगा, ठीक है ना। तो ये हैं उन चैप्टर्स के नाम जो आपको बहुत इजी पढ़ेंगे एज कंपेयर टू दीज चैप्टर्स, ठीक है ना। कई बच्चों को हो सकता है एसएचएम और वेव्स बोलेंगे सर इसको डिफिकल्ट में रखो, इसको मीडियम में क्यों रखा हुआ है। कई बच्चे बोलेंगे सर इसको इजी में रखो, ये तो भाई एक ही सेट पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये सबके अपने अपने प्रैक्टिस और अपने अपने विवेक पे डिपेंड करता है कि वो किस चैप्टर को इजी समझते हैं, किसी को डिफिकल्ट। मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा 80% बच्चों को लगता होगा, ठीक है ना। रोटेशनल मैकेनिक्स बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं, इसलिए मैं इसको डिफिकल्ट मानता हूं। और ऑप्टिक्स आप जानते हो कि बहुत वास्ट सिलेबस अपने अंदर रखता है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है 9-10 के भी कंसेप्ट उसमें लग जाए, इसलिए ऑप्टिक्स भी बहुत क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़ना चाहिए, इत्मीनान से पढ़ना चाहिए, टाइम लेकर पढ़ना चाहिए, है ना। और कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहना चाहिए। जो भी चीज़ें डिफिकल्ट हो, अगर आप उसे कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहोगे ना तो वो उतनी डिफिकल्ट नहीं रहेंगी आपके लिए, बात पक्की है। लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया, जैसे होता है क्लास 12 में बच्चे चले जाते हैं, क्लास 12 का पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं बचता कि वो 11th की चीज़ें रिवाइज कर पाए। तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमेशा जो चीज़ें करंटली पढ़ते हो उसके साथ एक चैप्टर आपको रिवाइज करना ही करना है। हर संडे जो आप घूमने फिरने में, एंजॉय करने में निकाल देते हो, वो संडे आपको रिवाइज करने के लिए अपने रखना है। अगर आप अपने आप को 6 महीना, 8 महीना, 1 साल दे देते हो तो आपकी ज़िंदगी से कुछ चला नहीं जाता, है ना। आप बस 6-8 महीने, 1 साल अपने आप को इस तरीके से बांध लो कि मुझे ना हर फ्री टाइम में कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहना। अगर आपने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद आपके पास फ्री टाइम बच रहा है, थोड़ा सा आप घूमो फिरो, पोमोडोरो ऐप यूज़ करो, उससे पढ़ाई करो, और बचे हुए टाइम को भाई तुरंत क्या करो, रिवीजन में लगा दो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, हैंडबुक है, हैंडबुक रखो अपने पास, उससे चीज़ें रिवाइज करो, लेकिन करते रहो। दिमाग को ऐसा खाली मत रहो, दिमाग को बिल्कुल भी आलस का वो मत बनाओ, क्या बोलते हैं, आलस के लिए उसको बिल्कुल भी जगह मत दो, रूम मत दो कि दिमाग को लगे क्या चलो थोड़ा आराम कर ले। नहीं, उसको चौकन्ना रखो कि नहीं भाई, अगर तूने ये पढ़ लिया है तो अब तुझे रिवाइज करना है। कौन सा रिवाइज करना है चैप्टर, ये तू चैप्टर मैं अभी पढ़ कर आया हूँ, ये चैप्टर मैं रिवाइज करना है। इस तरीके से अपने दिमाग को हम ट्रेन करेंगे, ठीक है ना। तो ये है भाई डिफिकल्टी लेवल पर मैंने डिवाइड किए हुए आपके चैप्टर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोड मैप। अब ये रोड मैप उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, या ऑलरेडी रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे प्रिपरेशन होती है, या मैं किस तरीके चीज़ों को मानता हूं, या किस तरीके से चैप्टर्स को फॉलो करता हूं। जैसे मैं बताऊं आपको, सबसे पहले नीट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो
मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स पर हाथ जमाना ही जमाना है, जमाना ही जमाना है, जमाना ही जमाना है। ये मस्ट है। ये क्या है भाई? ये मस्ट है। इट इज मस्ट, बहुत जरूरी है ये। जब आप मैथमेटिकल टूल्स पढ़ लोगे तो उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि लगेगा ये सारे चैप्टर्स में लगने लग जाएगा आपके वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। फिर आप क्या करोगे, मैं वही 80% बच्चों की बात कर रहा हूँ और अपनी भी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, ठीक है, ऐसे ही पढ़ता था। पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन से चालू करूंगा और रोटेशनल मैकेनिक्स तक रुकूंगा नहीं। लगातार, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लगातार रोटेशनल मैकेनिक्स तक पढ़ूंगा मैं, है ना। मैं ग्रेविटेशन भी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं ग्रेविटेशन भी पढ़ लेता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट करता हूँ और मैं ग्रेविटेशन तक चला जाता हूँ, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि रोटेशनल मैकेनिक्स तक पढ़ लेते हैं और रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ने के बाद कुछ इस तरीके से डील करते हैं चीज़ों को। या तो वो ये पढ़ते हैं, ये सेट ऑफ चैप्टर्स पढ़ते हैं, या वो ये सेट ऑफ चैप्टर्स पढ़ते हैं, या वो ये सेट ऑफ चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप ग्रेविटेशन तक आते आते वो सारी चीजें पढ़ लेते हो, जिससे आपका पूरा ऑप्टिक्स कवर हो जाएगा, जिससे आपका मॉडर्न फिजिक्स कवर हो जाएगा, जिससे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कवर हो जाएगा, मैग्नेटिज्म भी कवर हो जाएगा। मतलब वेक्टर एक्टर आपको परेशान नहीं करेगा ना। अरे भाई, जैसे आप थर्मल फिजिक्स की बात करो, थर्मल फिजिक्स में आपके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो भागते हैं इधर उधर, तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके होगे ना। जब तक आप रोटेशनल मैकेनिक्स ग्रेविटेशन तक पहुंचोगे, आप अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके होगे। तो आप इसके बाद ये भी पढ़ सकते हो, ये सेट ऑफ चैप्टर्स लेकर भी पढ़ सकते हो, या ये सेट ऑफ चैप्टर्स लेकर भी पढ़ सकते हो, या ये सेट ऑफ चैप्टर्स लेकर भी पढ़ सकते हो। ये आपके ऊपर है। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल चलता हूँ, ये उठाता हूँ, मैं यहाँ तक पढ़ता हूँ, ग्रेविटेशन पढ़ता हूँ, ग्रेविटेशन के बाद या मैं बोलूँ ये देखो ग्रेविटेशन यहाँ पर है, तो मैं ये सेट ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ। बाकी आपको जैसा सही लगे। जैसे कई लोगों को ऑप्टिक्स बहुत बड़ा लगता है, तो वो मैकेनिक्स खत्म करके ग्रेविटेशन पढ़ के या मैकेनिक्स के बाद ही क्या करने लगते हैं, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को डील करने लग जाते हैं कि भाई ये बड़ा चैप्टर, इसको टाइम देते रहो। तो ये क्या है भाई, आपका रोड मैप हो सकता है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि आप पहले कौन सा चैप्टर पढ़ लीजिए। देखो ये 3 आपके ऊपर है, आपको जो करना हो। लेकिन ये बात आप हमेशा मानना कि यहां से स्टार्ट करके आपको रोटेशनल मैकेनिक्स तक तो जाना ही है, बीच में नहीं हिलना है, बीच में नहीं हिलना है। कई लोग काइनेमेटिक्स वाइनेटिक्स पढ़ते नहीं है, थर्मल फिजिक्स पढ़ने लग जाते हैं पहले कि भाई इससे 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, थर्मल फिजिक्स पढ़ लो पूरी पहले। लेकिन थर्मल फिजिक्स में लग जाती है भैया आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह, फंस जाते हो आप, आपको बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए भाई, लालच ये नहीं कि भाई जो सब चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ने लग गए, लेकिन ये नहीं समझा कि भैया उस चैप्टर में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं कंसेप्ट वो हमको किसी दूसरे चैप्टर से मिलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भाई ये दिमाग में हमेशा रखो कि कैसा रोड मैप होना चाहिए, कौन से चैप्टर्स आप पहली बार में खत्म करोगे, पहले स्ट्रेच में खत्म करोगे, दूसरे स्ट्रेच में आप कौन से सेट ऑफ चैप्टर्स उठाओगे। ये आपका लेक्चर प्लान आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई लेक्चर प्लान नहीं है तो आप जिस फैकल्टी को आप फॉलो कर रहे हो आप उसकी बात सुनते चलो, उसके लेक्चर्स देखते जाओ, सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये लेक्चर है आपका ये लेक्चर हुआ आपका खत्म। यहाँ पर इस लेक्चर में मैंने आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू दिया, आपको बताया कि लेक्चर आपके सामने कैसे आएंगे, उसके साथ पीडीएफ अटैच्ड होगा, पीडीएफ का सोल्यूशन भी आपको पूरा देखने को मिलेगा, और भरा भर मतलब क्या बोलते हैं, भड़ा भड़ आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी। सब कुछ आपको प्रैक्टिस करा देगा मैग्नेट ब्रेन्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन देखे हुए होंगे, ये बात गारंटी है, ठीक है। चलिए भाई, तो आपको पता है हमारी जो आइडियोलॉजी है वो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन देने की है, और हम कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कंटेंट एकदम टॉप नॉच प्रोवाइड करते हैं। हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते, हम आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बदले में बस हम चाहते हैं कि थोड़ा सा प्यार सपोर्ट हमें मिले, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे एक इंटरेक्शन बना रहता है। और जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियोज़ को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट कर रहा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है, और पूरी शिद्दत से, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।